स्वागत दोस्तों आपका चैनल सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों, अमित शाह को लग रहा था कि वो ओडिशा के अंदर कर देंगे खेला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया कुछ इस तरीके का इंतजाम की अपने सारे नेताओं को कर्नाटका के नेता डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कर्नाटका शिफ्ट कर दिया दोस्तों। इसके बाद डीके शिव कुमार की ओर से भी एक ऐसा गेम चला गया जिसके बाद बीजेपी के अंदर ही आपस में फूट पड़ गई है। बताएंगे कद्दावर नेता ने दे दिया इस्तीफा दोस्तों, और ये सारा राज्यसभा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आजकल कांग्रेस के कार्यकर्ता नालियों के पास दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कारण ये नहीं है कि नाली में कमल ढूंढ रहे हैं, बल्कि नालियों से गैस ढूंढ रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने बताया था कि नाली से गैस निकल रहा है। बताएंगे किस तरीके से पूरे देश भर के अंदर चल रहा है कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा जो अपने आप को बड़े तोपची बन रहे थे और कह रहे थे कि जहां से चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, और जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए बोला जा रहा था, अब बोरिया बिस्तर बांधकर भागते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। बताएंगे कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई से ऐसा क्या खतरा नजर आने लगा हिमंता विश्व शर्मा को कि बोरिया बिस्तर बांधकर भाग गए हैं। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि असम के अंदर इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा और हिमंता विश्व शर्मा का अगला ठिकाना असम का जेल होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा चुनाव से पहले उड़ीसा की राजनीति में जबरदस्त तरीके की हलचल देखने को मिल रही है दोस्तों। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच में कांग्रेस पार्टी ने अपने 8 विधायकों को कर्नाटका के बेंगलुरु भेज दिया। आपको बता दें कि पार्टी के नेताओं का कहना है कि विधायक को संभावित हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की थी कि पार्टी के 8 विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में भेज दिया गया है। 16 तारीख को वोट डाले जाएंगे, यानी राज्यसभा का जो इक्वेशन है दोस्तों, जो समीकरण है, उसके हिसाब से सोमवार को कांग्रेस पार्टी को अपने 14 के 14 विधायकों को एकजुट रखना है, और बीजू जनता दल के समर्थन से राज्यसभा की जो चौथी सीट है वो विपक्ष के खाते में आ जाएगी। और ऐसे में बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बन चुका है राज्यसभा की इस सीट को लेकर दोस्तों। ऐसे में कोई विधायक भागे ना तो लगभग 9 विधायकों को डीके शिव कुमार के नेतृत्व में रखा जा रहा है, यानी डीके शिव कुमार ने जिम्मेदारी ली है कि एक भी विधायक बीजेपी से दूर दूर तक संपर्क नहीं साध पाएगा, या फिर बीजेपी के लोग दूर दूर तक विधायक से संपर्क नहीं साध पाएंगे। इस तरीके का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। बेंगलुरु के अंदर विधायकों को ठहराया गया है दोस्तों, जिसमें चीफ विप CS राजेन इका के साथ साथ प्रफुल्ल प्रधान और मंगू खिला के साथ साथ अशोक दास और पवित्र साउंता और राजन इका और कद्रका अपला स्वामी भी मौजूद है। सूत्रों के अनुसार 4 और विधायक आज सुबह और पहुंच चुके हैं, यानी बेंगलुरु के अंदर पूरे विधायकों का एक जुटान देखने को मिल रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, तो उड़ीसा के सारे विधायक लाकर कर्नाटका में रिजॉर्ट में बिठाए गए हैं दोस्तों। राज्यसभा की सीट पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी, और जब डीके शिव कुमार मैदान में उतर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े विकेट ना गिरे, ऐसा हो नहीं सकता। और बिल्कुल वही हुआ दोस्तों, डीके शिव कुमार मैदान में कूदे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी गलती कर दी। गलती ये कर दी दोस्तों कि उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल की विधायक है सुभाषिनी जैना, उनका वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेला करते हुए उनके पति को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया दोस्तों। इसके बाद हुआ ये कि सुभाषिनी जैना के पति और पूर्व लोकसभा के सांसद रविंद्र कुमार जैना को जैसे ही पार्टी में शामिल करवाया गया दोस्तों, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विकेट गिर गया और बीजेपी में जबरदस्त तरीके का इस्तीफा हुआ है। जो जानकारी है वो ये कि उड़ीसा की राजनीति में जबरदस्त तरीके का हलचल तब मचा दोस्तों, जब बालेश्वर के वरिष्ठ नेता जीवन प्रदीप दास ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में बीजू जनता दल के पूर्व सांसद रविंद्र जैना के बीजेपी में शामिल होने के बाद जिला की पार्टी इकाई में असंतोष चल रहा है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजू जनता दल के लोगों को बुलाकर अपनी पार्टी पर भाजपा पर कब्जा करवाया जा रहा है, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। राजनीतिक समीकरणों को लेकर जीवन प्रदीप दास और उनके समर्थकों ने अपना इस्तीफा दे दिया दोस्तों। पार्टी सूत्रों के अनुसार जैना के शामिल होने के बाद स्थानीय स्तर पर नेतृत्व में काफी खींचतान देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप चाड़ंगी ने जीवन दास से बातचीत करने की कोशिश की, साथ में लाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। जीवन प्रदीप दास बालेश्वर के कद्दावर नेता गिने जाते हैं दोस्तों। 3 बार विधायक रह चुके हैं, और ये 3 बार विधायक रहने के साथ में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए, क्योंकि बीजेपी बीजू जनता दल से पूर्व सांसद को लाकर उनकी पत्नी के विधानसभा में वोट लेना चाहती है, यानी राज्यसभा का चुनाव चल रहा है और विधायक के वोट की जरूरत है, तो बीजू जनता दल की विधायक और रविंद्र जैना की पत्नी सुभाषिनी जैना का वोट बीजेपी को चाहिए दोस्तों। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में रविंद्र जैना को शामिल करवाया, तो अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने ही अपना इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में ही उल्टा उड़ीसा के अंदर विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे साफ तौर पर साबित हो चुका है कि बीजेपी के लोग उड़ीसा के अंदर अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ राज्यसभा की जो चौथी सीट है जिस पर बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ रही है, उस पर बीजेपी का दूर दूर तक कोई नंबर नहीं लगेगा। अगर आप भी मानते हैं कि यह संकेत है कि जब विपक्ष मिलकर एकजुट होकर लड़ता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमजोर और दयनीय स्थिति में नजर आती है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
राजधानी भोपाल में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है दोस्तों। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शहर में जोरदार तरीके का विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और पाइप लेकर नाले के पास पहुंचकर उसमें गैस भरने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीति पर तीखा हमला बोला है दोस्तों। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शहर में गैस की कमी के कारण आम जनता परेशान चल रही है और कांग्रेस के लोग आजकल नालियों के पास दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। नालियों में जाकर कमल नहीं ढूंढ रहे, यानी क्योंकि कीचड़ में कमल दिखाई देता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर कमल ढूंढने गए तो कमल तो दिखाई दिया नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वो बात याद आ गई जो नरेंद्र मोदी ने साइंटिस्ट के तौर पर बताया था कि देश को नाले से गैस निकालना चाहिए और लोग अब नाले से गैस ढूंढने गए कि नरेंद्र मोदी ने बताया था कि नाले से गैस निकलती है, शायद उसी से खाना बन जाए क्योंकि देश के अंदर गैस की किल्लत तो चली रही है दोस्तों। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाले के किनारे पहुंच गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि देश के आम जनता को भी अब नाले के किनारे जाकर गैस ढूंढना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जो देश के एक साइंटिस्ट है दोस्तों, उन्होंने बताया था कि गैस निकलता है नाले से और जिसमें पाइप लगाकर आराम से चाय वाय बनाया जा सकता है। आप लोग अगर मानते हैं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से भी बड़े साइंटिस्ट है नरेंद्र मोदी जो नाले से गैस निकालने की टेक्नोलॉजी जानते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर रसोई गैस के संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग गुरुग्राम के अंदर भी जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस के लोग अपने हाथ में तख्तियां लेकर खड़े हैं जिसमें भाजपा आई, महंगाई लाई और चूल्हा जलाओ अमृतकाल मनाओ, यही चल रहा है देश के अंदर। अगर आप भी मानते हैं कि नारे एकदम सही दिया जा रहा है, जनता अब वापस से चूल्हे और लकड़ी जलाने की ओर लौट रही है दोस्तों, यही अमृतकाल चल रहा है देश के अंदर। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा को लेकर भाजपा के लोग माहौल बनाते हैं कि उनसे बड़ा तो कोई नेता ही नहीं है, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि हिमंता विश्व शर्मा गौरव गोगोई से इतना डरते हैं कि उनके आसपास भी आकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अपडेट यह है कि बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा कुछ दिनों पहले छाती पीट रहे थे और कह रहे थे कि गौरव गोगोई यानी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में अगर हिम्मत है तो वो असम के जोरहाट से चुनाव लड़े। अगर जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनके सामने मैदान में उतरूंगा और उनको जोरहाट से हराऊंगा। जब ये चैलेंज किया बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा ने दोस्तों तो गौरव गोगोई ने कहा कि आ जाओ, दो चार हाथ कर लेंगे यहीं पर, यानी यहीं पर करेंगे दंगल, चुनावी दंगल होगा दोनों के बीच में और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। और इसके बाद जैसे ही कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने कहा कि वो जोरहाट से ही लड़ेंगे, भाजपा वाले आ जाए, किसको भेजना है भेजे, चुनाव लड़के दिखाए, जीत के दिखाए। इसके बाद दोस्तों बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा अब कह रहे हैं मीडिया में आकर कि वो जोरहाट से चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि पहले हार चुके हैं। वो खुद आकर बोल रहे हैं कि हमें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए मैं सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ूंगा, जोरहाट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी भाजपा के नेता में हिम्मत नहीं है दोस्तों कि वो जोरहाट आकर चुनाव लड़े और गौरव गोगोई को ललकार रहे थे। गौरव गोगोई तो जोरहाट के लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लिया और जीत भी लिया। अब जब विधानसभा के जोरहाट सीट की बात आ रही है तो बीजेपी के नेता हिम्मत जुटाए और आ जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी का नेता हिमंता विश्व शर्मा बोल रहा है कि अब वो जोरहाट से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इससे पता चल रहा है कि हिमंता विश्व शर्मा की जो छवि बीजेपी के लोगों ने इंस्टा का रील बनाकर बना रखी है दोस्तों। हकीकत में बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा इतने डरपोक है कि जोरहाट से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, जबकि जोरहाट विधानसभा सीट से बीजेपी बैक टू बैक 2 चुनाव जीती हुई है, यानी भाजपा की सिटिंग सीट जीती हुई सीट से बीजेपी का नेता हिमंता विश्व शर्मा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है दोस्तों। ये खौफ है गौरव गोगोई का और सबको पता है कि गौरव गोगोई कांग्रेस के पुराने नेता है, तरुण गोगोई के बेटे हैं और कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े हैं और जोरहाट में कांग्रेस पार्टी कभी भी खेल पलट सकती है और इसीलिए हिमंता विश्व शर्मा यहां से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं दोस्तों। जबकि पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो जोरहाट के आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी का नेता हितेंद्र नाथ गोस्वामी यहां से चुनाव जीते थे, उनको 68,000 वोट मिला था, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 61,000 वोट मिला था और एजेपी वाले को 6,925 वोट मिला था और 6,488 वोट से यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीता था। तो जीती सीट पर भी हिमंता विश्व शर्मा में हिम्मत नहीं है कि वो गौरव गोगोई के सामने आकर चुनाव लड़ सके। अगर आप भी मानते हैं कि ये डरपोक और एक राजनीतिक कायरपन का संकेत है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके तरह अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें गोदी मीडिया के सूत्रों के हवाले से बार बार यह दावा किया जा रहा था कि भारत के एक टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यानी जो समुद्री गलियारा है दोस्तों ईरान और यूएई के बीच में, जिस पर ईरान का पूरी तरीके से कब्जा है और दुनिया का लगभग 20% तेल और पूरे ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजें वहीं से जाती है दोस्तों। और भारत का तो 40% एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें, चाहे एलएनजी हो, एलपीजी हो या फिर गैस हो, ये सारी चीजें वहीं से निकल कर जाती है दोस्तों। इसीलिए भारत को गैस अगर लगातार देश तक पहुंचाना है तो उस रास्ते से आना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आना पड़ेगा। और पहले दावा किया जा रहा था कि ईरान ने भारत के एक टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यानी समुद्री गलियारे से फारस की खाड़ी से निकलने दिया है और भारत में टैंकर पहुंच चुका है, गैस भरा हुआ टैंकर पहुंच चुका है। लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि बीजेपी की सरकार ने बताया है कि भारत का एक भी ऑयल टैंकर वहां से नहीं गुजरा है। तो जो ऑयल टैंकर बीते दिन आया था वो ओमान की खाड़ी से आया था, उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे में जो खबरें सूत्रों के हवाले से फैलाई गई दोस्तों वो पूरी तरीके से गलत है। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं भाजपा वालों को ईरान से बातचीत करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में मैनेजमेंट करना चाहिए,
ताकि भारत के जितने भी ऑयल टैंकर है, जितने भी गैस टैंकर है, वो वहां से आराम से निकल कर आए और भारत पहुंचे। भारत की आम जनता को गैस और तेल उचित दाम पर मिलने चाहिए, सही दाम पर मिलना चाहिए। लेकिन इंटर मिनिस्टेरियल ब्रीफिंग के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वाकई फारस की खाड़ी से ईरान के से होते हुए रास्ते से होते हुए भारत में कोई तेल टैंकर बीते दिन पहुंचा है, तो बीजेपी की सरकार ने कहा कि नहीं, वो दूसरी जगह से आया था, यानी गल्फ ऑफ ओमान से आया हुआ था। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये लोग जो भी अफवाहें फैला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, जो सूत्र का हवाला देकर उल्टे सीधे अफवाहें फैला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। रणविजय सिंह इस पर बोलते हैं, पत्रकार की इनकी गवाही खुद भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा दे रहे हैं कि ये फर्जी खबर ये लोग फैला रहे हैं। इस फर्जी खबर पर कल एंकर नाच रहे थे कि भारत की कूटनीति सफल हो गई, ईरान को फोन लगाया तो ईरान मान गया। आखिर इतना झूठ ये बोल कैसे लेते हैं ये सभी लोग? सवाल ये है दोस्तों कि ईरान से फोन पर बात हो रही है, सच्ची बात है, लेकिन ईरान ने अभी तक भारत के टैंकर को आराम से इजीली तरीके से जाने नहीं दिया है। ये बात मानने में क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन सबको पता है कि पूरा मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026 के मंच पर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी से सांसद और संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शिरकत की दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने पार्टी को लेकर अपनी जवाबदेही की जिम्मेदारी पर बात की। दोस्तों, मंच पर बातचीत की शुरुआत में कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का चेहरा और नेता हम सब लोगों ने माना है, लेकिन इसके पीछे असली राजनीतिक ताकत कौन है? केसी वेणुगोपाल वो शख्स है जिन्होंने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई चुनाव हारती है तो आरोप उन्हीं पर लगते हैं, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जो कांग्रेस की विचारधारा और संगठन के प्रति अपने समर्पण के साथ काम करते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये जो कहा जा रहा था वो मजाक जैसा था, यानी कांग्रेस में नहीं दूसरे ताकतवर व्यक्ति की कोई परिभाषा। मीडिया वाले जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस में दूसरे नंबर के ताकतवर नेता केसी वेणुगोपाल है, तो ये बातें एकदम गलत है। उन्होंने कहा कि मैं संगठन का महासचिव हूँ, संगठन से जुड़े सभी फैसले स्वाभाविक रूप से मेरे जरिए गुजरते हैं। अगर कोई कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलता है या राहुल गांधी से मिलता है तो इसकी जानकारी संगठन के महासचिव से बात करने के बाद आगे दी जाती है, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नंबर 2 का ताकतवर हूं, नंबर 3 का ताकतवर हूं। कांग्रेस पार्टी में कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं होता। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मिलकर एकजुटता के साथ काम करती है और कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, मिलजुल कर काम करती है। साथ साथ दोस्तों, AIMIM से जबरदस्ती का पंगा ले रही है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री। हैदराबाद से चुनाव लड़ी माधवी लता। दोस्तों, माधवी लता को लेकर एक अपडेट आती है। अपडेट यह है कि माधवी लता ने AIMIM के इफ्तार पार्टी के बैनर को फाड़ दिया। दोस्तों, दरअसल तेलंगाना की सियासत में उस वक्त स्थिति काफी गर्मा गई तब जब बीजेपी के नेत्री माधवी लता के AIMIM के इफ्तार पार्टी के बैनर हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोस्तों, ये घटना बंजारा हिल्स स्थित विरिंची अस्पताल के बाहर की बताई जा रही है, जहां पर AIMIM की ओर से इफ्तार कार्यक्रम के प्रचार के लिए पोस्टर लगाया गया था। माधवी लता इसी अस्पताल की चेयरपर्सन है और AIMIM की ओर से एक भव्य दावत इफ्तार का आयोजन किया जा रहा था दोस्तों, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहते। ऐसे में बैनर पोस्टर लगाकर लोगों से ज्यादा संख्या में आने के लिए बोला जाता है। एक तरीके से प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रचार का जो बैनर लगाया गया था वो माधवी लता जिस अस्पताल की चेयरपर्सन है उसके बाहर लगाया गया था। इस बात से वो भड़क जाती हैं और बैनर पोस्टर को फाड़ देती हैं। इसके बाद AIMIM के लोगों ने कहा कि ये तरीका गलत है, उनको बैनर पोस्टर नहीं फाड़ना चाहिए। उनको AIMIM को बोलना चाहिए था अगर उन्हें दिक्कत है उनके अस्पताल के पास ये पोस्टर लगाए तो हम उनसे हटा लेते, लेकिन फाड़कर उन्होंने गलत मैसेज देने की कोशिश की है। माधवी लता कहती नजर आ रही है कि रमजान में इफ्तार के दौरान किसे खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाना। साथ ही उन्होंने यह फंक्शन हॉल में करोड़ों रुपए की पार्टी का खर्च करने के विषय में आपको गरीबों और बाल गृह के बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, यानी करोड़ों रुपए खर्च करके पार्टी में इफ्तार करने की जगह आम गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। सवाल यह है दोस्तों कि वो तो खुद भी आम गरीबों को खाना खिला सकती है, उनको बैनर पोस्टर फाड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा लग रहा है कि AIMIM से इतनी ज्यादा चिड़ी हुई है क्योंकि पिछले चुनाव में इनको असदुद्दीन ओवैसी ने बुरी तरीके से हराया था और आने वाले दिनों के अंदर भी कोई गारंटी नहीं है कि हैदराबाद में इनका चुनाव दूर दूर तक थोड़ा भी सफल हो पाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि माधवी लता को लग रहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से हरा देंगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से हराना यानी सूरज पर रॉकेट उतारने जैसा मामला है, यानी जो लगभग इम्पॉसिबल है। और इसीलिए माधवी लता इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है कि कहीं भी MIM का पोस्टर देखती हैं तो उनको अपनी हार याद आ जाती है। उसके बाद बैनर पोस्टर फाड़ते हुए कंट्रोवर्सी कर रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ देश में LPG के संकट की खबरों के बीच में अयोध्या में राम भक्तों के लिए संचालित राम रसोई को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बयान के बाद अब राम रसोई के प्रबंधन की ओर से सफाइयां दी जा रही है। दोस्तों, प्रबंधकों का कहना है कि राम रसोई लगातार संचालित हो रही है और रसोई बंद नहीं हुई है। राम नगरी अयोध्या में अम्मावा राज मंदिर परिसर के अंदर महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से राम लल्ला के भक्तों के लिए निःशुल्क राम रसोई संचालित की जाती है, यानी लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये व्यवस्था राम मंदिर निर्माण के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन के लिए खाने का
पूरा प्रबंध करने के लिए चलाई जा रही है। 1 सितंबर 2019 से ही चल रहा है दोस्तों। ऐसे में अब रसोई गैस नहीं होने के कारण यहाँ पर बंद कर दिया गया है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके की बातें चल रही थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को मैं धरने पर बैठूंगा, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। राम रसोई के प्रबंधकों का कहना है कि राम रसोई कभी बंद नहीं हुई है, गैस सप्लाई की वजह से संचालन के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन लगातार जारी है। ऐसे में दोस्तों रसोई गैस के सिलेंडर की कमी को लेकर लगातार सवाल बीजेपी की सरकार से है कि आखिर उन्होंने मैनेजमेंट पहले से क्यों नहीं करके रखा था। ये तो सबको पता है कि 80% भारत का जो गैस सिलेंडर है वो सबके सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, यानी फारस की खाड़ी के गलियारे, समुद्री गलियारे से आता है। तो ऐसे में तो इसका तो पहले से इंतजाम करना चाहिए था, पहले से ईरान से बातचीत करके रखनी चाहिए थी कि अगर कोई ऐसा मामला होता है, कोई बवाल होता है, तो भारत को ईरान यहां से जाने दे और अपना गैस लेने दे। तो अब देखना ये होगा दोस्तों कि ईरान के साथ में बातचीत की जा रही है, लेकिन क्या ईरान मान जाएगा और क्या भारत को यहां से गैस खरीदने देगा, क्योंकि दबाव अभी भारत के ऊपर है और कहीं ना कहीं ईरान इसका फायदा भी उठाएगा। वो भारत पर दबाव बनाएगा और कई तरीके के अपने भी कामों को भारत पर थोपने की कोशिश करेगा, यानी भारत से बोलेगा कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, तब हम आपको यहां से जाने देंगे। क्योंकि जो रिलेशन होता है वो गिव एंड टेक वाला है दोस्तों, यानी मेरे लिए आप फायदा पहुंचाओ, मैं आपको फायदा पहुंचाऊंगा। और इसीलिए ईरान को जब भारत फायदा पहुंचाएगा तभी फिर ईरान भी भारत के गैस सप्लाई को लगातार आने जाने देगा। ये भी एक बड़ी बात है। अब देखना यह है दोस्तों कि ईरान की डिमांड क्या है और भारत उस डिमांड पर कैसे खरा उतरता है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हुगली जिले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक विवाद सामने आ गया है दोस्तों। बीजेपी के जिला अध्यक्ष गौतम चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया है कि पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके व्यवसायी से करीब 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गया, यानी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बीजेपी के जिला अध्यक्ष को चूना लगाकर भाग गया। गौतम चट्टोपाध्याय ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे से कई तरीके के वादे किए थे और दुकान को लेकर भी मेरे से वादा करके 20 लाख रुपए लेकर चला गया, यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता को बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता ने जमकर चपत लगा दी दोस्तों। अब वो ढूंढते फिर रहे हैं कि कौन लेकर चला गया, बीजेपी का नेता कैसे पैसा लेकर चला गया। अब कार्यकर्ता ने ही बीजेपी के नेता को झटका दिया है, तो उनको खुश होना चाहिए कि आखिर सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े नेता के साथ में एक छोटे से कार्यकर्ता ने फ्रॉड कर लिया, 20 लाख रुपए उड़ा लिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले अब खुद ही अपने कार्यकर्ताओं की मानसिकता के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं और मानसिकता के कारण फ्रॉड का सामना इनको करना पड़ रहा है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, यानी खुद ही इनको खुद की दवाई पीने को मिल रही है। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच में ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए जाने को लेकर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर दबाव बढ़ने के बीच भारत सरकार ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन अलग अलग मंत्रालयों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी हमारे लिए चिंता का विषय है। सरकार ने इस बात को माना है, यानी गैस सिलेंडर को लेकर जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसकी उपलब्धता को लेकर सरकार चिंतित है, चिंता में है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि सप्लाई लगातार नहीं हो पा रहा। सरकार की तरफ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी मार्केटिंग एंड ऑयल्स रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने बताया है कि जंग से पहले हर रोज औसतन 55,70,000 सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, जो अब औसत एक दिन में लगभग 75 लाख गैस बुकिंग हो रही है। सरकार ने कहा कि जंग के माहौल के बीच में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये लोगों के बीच में घबराहट के कारण हो रहा है। लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी उचित गैस उपलब्ध है। हालांकि इसे लेकर चिंताएं बनी हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर सरकार को चिंता है तो आम जनता को तो चिंता होगी ही होगी, और आम जनता जब चिंतित होती है तो फिर वो और ज्यादा गैस खरीदते हैं, यानी पैनिक बाइंग चलता है और इसीलिए पैनिक होकर लोग बाई भी कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो बीजेपी सरकार को अब जल्द से जल्द ईरान से बात करते हुए और गैस सिलेंडर देश के अंदर मंगाने चाहिए। एलपीजी और एलएनजी जो भी चाहिए सब कुछ समय पर पहुंचना चाहिए देश के अंदर। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के साथ में जो डील करना पड़े करे, लेकिन आम जनता को गैस सिलेंडर सही में सस्ते में उपलब्ध करवाए, क्योंकि ना ईरान से हमारी दोस्ती है ना अमेरिका से हमारी दोस्ती है, हमारी दोस्ती हमारी खुद से है। आम जनता को फायदा मिले, देश की इकोनॉमी आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, देश के लोग समृद्ध बने, लोगों पर पैसे आए, ये हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इजराइल में जाकर मेडल पहनने और ताली बजवा लेने से काम नहीं चलेगा, देश का भला होना चाहिए। वैसी विदेश नीति हमेशा होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति एकदम सही थी दोस्तों, जो सबसे बराबर का हिसाब किताब बनाकर चलते थे, जब से बीजेपी के लोग इजराइल के साथ में ज्यादा घनिष्ठता दिखाने लगे हैं, यानी ज्यादा करीबियां दिखाने लगे हैं, ताल्लुकात दिखाने लगे हैं, उस कारण से ईरान भी हमसे नाराज चल रहा है। और यही बड़ा कारण है कि अब गैस की किल्लत देश में देखने को मिल रही है। आप लोग अपनी राय जोड़ लेकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पोस्ट से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा कदम उठाया है दोस्तों। विपक्षी गठबंधन ने इंडिया गठबंधन के कुल 193 सांसदों ने उनके खिलाफ हटाने का नोटिस लाने के लिए हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए है। ये नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाएगा। इस बात की जानकारी थी दोस्तों, लेकिन अभी तक पेश नहीं किया गया, तो सोमवार को जरूर ये पेश कर दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से अपडेट यह है कि 193 सांसदों में से 130 लोकसभा के सांसदों जबकि 63 राज्यसभा के सांसदों ने अपना साइन कर दिया है, यानी 193 प्लस बल्कि 200 का आंकड़ा कीर्ति
आजाद बता रहे हैं कि 200 के आसपास सांसदों ने सिग्नेचर करके ईसीआई के खिलाफ यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, सीईसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, उनको पोस्ट से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। दोस्तों अब देखते हैं महाभियोग का ये प्रस्ताव कितना आगे चलता है और किस तरीके से इसको सपोर्ट मिलता है। अलग अलग सदन से पास करवाना पड़ेगा और बहुमत के आंकड़े की बात करें तो राज्यसभा में तो विपक्ष अपना आंकड़ा जुटा लेगा, लेकिन लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट करेंगे, क्या नीतीश कुमार सपोर्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी पार्टी कभी अमीर पार्टी नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो डिजाइन है वो महात्मा गांधी ने बनाया है। महात्मा गांधी के डिजाइन के कारण कांग्रेस पार्टी कभी अमीर पार्टी नहीं बन सकती और कांग्रेस पार्टी को अमीर पार्टी बनना भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, विचारधारा के आधार पर चलती है। हमारी विचारधारा हमेशा से मजबूत रही है और विचारधारा के कारण ही हम लोग हमेशा से चुनाव में अच्छा करते आए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा पर इसी तरीके से चलती रहेगी तो हम लोग बड़ी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि विचारधारा ही हमारा अंतिम लक्ष्य है और विचारधारा से ही हम लोग जीत हासिल करेंगे। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी अमीर पार्टी नहीं बन सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन बीजेपी की तरह हो जाएगी और बीजेपी कोई विचारधारा वाली पार्टी नहीं है, वो पैसे वालों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अमीर होना जरूरी नहीं है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी बात एकदम सही बोल रहे हैं और उन्होंने एग्जांपल 2024 का दिया था। साथ साथ दोस्तों एलपीजी सिलेंडर के मामले को लेकर केसी वेणुगोपाल के साथ में कई और कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध करते हुए नजर आए। टीएमसी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग भी नजर आए। एनसीपी की नेत्री सुप्रिया सुले भी यहाँ पर मौजूद थी दोस्तों और अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी भी यहाँ पर मौजूद थी दोस्तों। धर्मेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं। सबके सब एलपीजी की मांग को लेकर लिख रहे हैं कि सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में खड़ी जनता, भाजपा सरकार की विदेश नीति हो गई फल और विफलता के कारण बीजेपी ने आम जनता को आज लाइन में लगा दिया है। आपकी जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए।